यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसका पहला कारण था पुनर्जागरण। फिर से जग गए थे, उन लोगों के मन के अंदर फिर से भावना जगी थी राष्ट्र के प्रति। और दूसरा कारण क्या था, तो फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति ने क्या किया था, पूरे विश्व में उथल पथल मचा दिया था, ठीक है ना। इसमें इतनी बड़ी क्रांति हुई थी। अब हुआ क्या था, देखो 1789 में ये क्रांति स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो क्यों हुआ था, सबसे पहली बात शासक थे लुई 16वां, ठीक है ना। उस टाइम लुई करके शासक होते थे, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ठीक है ना। तो लुई 14वां, 15वां, 16वां सब थे निरंकुश शासक थे। तो ये सब निरंकुश शासक थे। कैसे शासक थे, निरंकुश। निरंकुश किसको बोलते हैं, जिस पर अंकुश ना हो, जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो तुम लोग। वो कभी बताइए नहीं करेंगे कि शासन हम कैसे करेंगे, जब जैसा मन करेगा वैसा शासन, ठीक है ना। पहले से बता देंगे हम कि हम तुमको 4 छड़ी पीटेंगे। तो अंकुश लग गया, इस बात पर अंकुश लग गया कि हम 4 छड़ी से ज्यादा पीटे में नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये अंकुश लग गया। लेकिन अगर हम तुमको बताइए नहीं करेंगे कि कब कितना छड़ी मारेंगे, ठीक है ना, जब जितना मन करे उतना छड़ी पीट देंगे, तो ये निरंकुश हो गया, जिसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है। यानी राजा भी ऐसा था, कब किस प्रकार का शासन करेगा, कब कैसा नियम लागू करेगा वो पता ही नहीं चलता था, अपने मन के आधार पर चलता था। तो इसी को बोलते हैं निरंकुश शासन। निरंकुश शासन का मतलब जिस शासन का कोई अंकुश ना हो, कोई लिमिट नहीं हो कि कितना शासन वो करेगा, कितना कर वसूलेगा, जितना मन करे उतना कर वसूले, मतलब कि निरंकुश है। तो निरंकुश शासक था, साथ ही साथ अयोग्य था। देखो लुई 14वां एक योग्य शासक था, उसके बाद जो 15वां 16वां बने ये सब अयोग्य थे। ये सब क्या कहे, जो पीछे का जितना भी शासन प्रणाली था अपने मन से तो पहली बात चलते थे, निष्क्रिय शासन करते थे, यानी कि शासन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, सिर्फ जनता का शोषण करते थे। और उसके लिए सामंतवादी व्यवस्था लागू किए थे। कौन सी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, शासन करने के लिए। वो भी शासन करने के लिए नहीं, पैसा वसूलने के लिए, ठीक है ना। तो देखो आगे, स्वेच्छा से शासन करते थे, यानी अपने मन की इच्छा से शासन करते थे। कौन लिखित संविधान नहीं था, कौन नियम कानून भी नहीं था, ठीक है ना। अपने मन का शासन ये सब करते थे। ये भ्रष्ट शासक था, भ्रष्ट था, ठीक है ना, एकदम। ये सब होता क्या था, आप सुनो ध्यान से। एक बार क्या हुआ था कि ये लोग मान लो कि खेती करते थे, भूखमरी आ गई, तो सब लोग रोटी दो का नारा लेकर इसके पास गए। तो ये क्या बोले पता है, रोटी नहीं तो केक खाओ, ये बोले। ऐसे शासक थे ये, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बात बोलते थे। और ये बोलते थे कि कोई पूछता था कि ये कैसा शासन हुआ, ये कैसा नियम है, तो इसका जवाब क्या होता था पता है, मैं चाहता हूं इसलिए यही नियम है। सोचो, दैवी सिद्धांत पे काम करते थे। दैवी सिद्धांत, दैवी सिद्धांत का मतलब पता है, देवता की कृपा है मेरे ऊपर, यही है दैवी सिद्धांत। यानी कि हम जो सोचेंगे, हम नहीं सोच रहे हैं, भगवान की यही इच्छा है, ठीक है ना। यही है दैवी सिद्धांत। तो इसी सिद्धांत पे वो लोग काम करते थे, ठीक है ना। वो लोग दैवी सिद्धांत पे काम करते थे, ठीक है ना। निरंकुशवादी शासक थे, अयोग्य थे, स्वेच्छा से शासन करते थे, अपने मन का शासन बोलते थे। हम सोचे नहीं ये बात, इसलिए यही एक नियम है, यही आज से लागू हो गया। क्यों ये नियम है, क्योंकि हम जो सोचे हैं, हम राजा हैं, हम सोचेंगे वही शासन, ठीक है ना। ये सब शासन होता था पहले। सामंतवादी व्यवस्था लागू किए थे। तो सामंतवादी क्या होता है समझो, किसान होते हैं, किसान का जमीन, बहुत सारे किसान हैं, तो राजा अब सब किसानों के पास जाएगा टैक्स वसूलने के लिए कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो। एक घर से वसूल के झोरा लेकर दूसरे घर पे जाएगा। राजा हर एक किसान के पास नहीं ना जाएगा वसूलने के लिए। तो राजा करता क्या था समझो, बहुत सारे किसानों को इकट्ठा करता था, किसान का जमीन, दूसरे का जमीन नहीं, और एक आदमी को लागू कर देता सामंत के रूप में कि तुम यहां से इतने जमीन का मालिक हो, मतलब कि सामंत हो। मालिक किसान है, जमीन किसान का, ठीक है ना। और राजा बना दिया किसी और को, सामंत बना दिया, बोला कि ये पूरे जमीन का
देख रेख यही सामंत करेगा, ठीक है ना। अब उसके बदले में क्या, उसके बदले में किसान लोग उसको टैक्स देंगे, अनाज वसूली करेगा। सामंत क्या करता था, अनाज वसूली, किसानों से क्या करता था, और अनाज वसूली करके राजा को देता था। अब बताओ राजा को क्या काम, राजा अपना सामंत लगा दिया, राजा क्या लगा दिया, सामंत लगा दिया। अब वो देखने झकने भी नहीं जाएगी कि सामंत कैसा व्यवहार कर रहा है किसान के साथ। अब सामंत किसान को मारे पीटे कुछ करे उससे कोई मतलब नहीं, बस राजा को किस चीज से मतलब है, अनाज टाइम पे मेरे पास आ जाना चाहिए। और सामंत भी क्या करेगा, सामंत को तो राजा के पास वो अनाज पहुंचाना है। और सामंत राजा बन गया, सोचो उस थोड़े से जगह के लिए राजा कौन बन गया, सामंत लोग। तो इसी को बोलते हैं सामंतवादी व्यवस्था। इसमें एक व्यक्ति को जगह जगह पर व्यक्तियों को क्या किया जाता है, ज्यादा अधिकार दे दिया जाता है कि अपने मनमानी रूप से जितना मन करे उतना अनाज वसूलो, और वसूल के राजा उससे ले लेता था, फायदा रखता था, ये बात नहीं की, और जितना मनमानी करता था वो, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं सामंतवादी व्यवस्था। उसके बाद देखो ये सब फ्रांस में आखिर क्रांति क्यों हुआ, ये सब कारण है। सबसे पहले तो राजा अयोग्य था, राजा अपने मनमानी शासन करता था, राजा से सब लोग गुस्सा आ गए थे सबको, ठीक है ना, राजा ऐसा था। उसके बाद सामंतवादी व्यवस्था लागू कर दिए थे। जितने भी निचले वर्ग के किसान लोग थे उनके मन में पहले से क्रोध उत्पन्न हुआ है कि जमीन मेरा है, जमीन मेरा है और सब्जी मैं किसी और को दे दे रहा हूं, ठीक है ना, और मैं वो दोनों बराबर है, लेकिन उसको ज्यादा अधिकार और मेरे को कम अधिकार, ऐसा था। सामंत लोगों को अभिजातीय वर्ग बोलते थे। कौन सा वर्ग, अभिजातीय वर्ग, ठीक है ना। वहां पे पहले का शासन क्या था पता है, सिर्फ अभिजातीय वर्ग के लोग ही नौकरी करते थे। आगे आएगा आप देखो, तो साधारण वर्ग के लोग, 3 वर्ग में लोग थे। कितने वर्ग में थे, 3 वर्ग में। पहला वर्ग पादरी होता था, दूसरा वर्ग कुलीन होता था, और तीसरा साधारण वर्ग होता था। 3 वर्ग होते थे पहले उस टाइम के, जब ये शासन करता था लुई 16वां। कौन कौन सा वर्ग, प्रथम वर्ग था पादरी लोगों का। अब पादरी लोग क्या करते थे समझो, पादरी लोग पूजा करते थे, ठीक है ना, और ये लोग भी कर वसूलते थे। अब कर वसूलते थे वो लोग, बहुत ही ऊंचे सौदे थे, ऊंचे पौधे पर, ठीक है ना। साधारण लोगों से कर वसूलते थे। अब आगे देखो, पादरी के बाद अब क्या हो गया, कुलीन वर्ग। तो कुलीन वर्ग क्या होते थे पता है, जितना सरकार, नहीं पढ़े लिखा भी नहीं, जितना सरकारी नौकरी है, जैसे कि सेना, राजा का सेना हो गया, न्यायालय हो गया, जितना भी नौकरी है वो सभी नौकरी इन्हीं को दे जाती थी, कुलीन वर्ग को। तो पादरी वर्ग हो गया पूजा करने वाले, और कुलीन वर्ग हो गए कौन, नौकरी वाले, नौकरी पेशे वाले लोग कौन कहलाते थे, कुलीन वर्ग के लोग। और यही 2 वर्ग का राज चलता था। और साधारण वर्ग की कोनो मांगे नहीं था। वो लोग साधारण वर्ग में कौन कौन आते थे, मजदूर, ठीक है ना, किसान, जितने भी डॉक्टर हो गए, सब साधारण। लेकिन बीच में हुआ क्या, कुछ पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप बन गया, ठीक है ना, जिसको मध्यम वर्ग कहा जाने लगा। कौन सा वर्ग, मध्यम वर्ग, ठीक है ना, जिसको बुर्जुआ वर्ग भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, बुर्जुआ वर्ग, पढ़े लिखे लोगों का वर्ग। ये 3 वर्ग में तो था ही, एक नया वर्ग क्या आ गया, मध्यम वर्ग, वो बाद में। तो अब हुआ क्या, ध्यान से देखो, क्रांति कौन से लोग ने किया। 3 वर्ग था, पादरी, कुलीन और साधारण। अभी मध्यम वर्ग नहीं आया था, बुद्धिजीवी वर्ग को ही मध्यम वर्ग बोलते हैं, तो वो साधारण वर्ग में ही इनका गिनती होगा, ठीक है ना, साधारण वर्ग में ही इनका भी गिनती होगा। अब देखो हुआ क्या, वहां के जो निचले वर्ग के लोग थे उन्हीं की संख्या सबसे ज्यादा थी, और उन्हीं लोगों पे सबसे ज्यादा अत्याचार होता था। अब एक नया वर्ग का उत्पन्न हुआ जिसको मध्यम वर्ग बोलते हैं, जो कि पढ़े लिखे वर्ग थे। और कुछ दुनिया से भी बहुत सारे दिमागी लोग यहाँ पे आए थे। अब सबको समझाना चालू कर दिए। क्या समझाना चालू किए, मैं किसान को जा जाकर बोलने लगे कि जमीन किसका है बताओ तो। अब किसान सोचने लगा, हाँ ये भी तो सोचने वाली बात है, जमीन किसका है, तो आंसर आया कि हमारा है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा, कौन अनाज उगाते हैं बोलो तो। अब किसान सोचने लगा, हम ही उगाते हैं, ठीक है ना। अब बोला कि तब इसका फायदा किसको मिलना चाहिए बोलो तो किसान बोले कि हम लोग इतना मेहनत किए, हमारा जमीन है, हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो फायदा मेरे को मिलना चाहिए। अब लास्ट में एक सवाल पूछे,
लेकिन ले कौन रहा है? सामंत। राजा थोड़े आते थे लेने के लिए, सामंतवादी व्यवस्था इसीलिए लागू हुआ था। राजा पैसा लाएंगे लेने के लिए, सामंत लगा दिया था ले जाने के लिए। बड़ी बड़ी अनाज लेकर सामंत लेकर जाते थे सब, ठीक है ना। तो ऐसे सब बात होने लगी, उन लोगों को प्राचीन संस्कृति का ज्ञान होने लगा, यानी पुनर्जागरण आ गया। फिर से जागने लगे किसान, वहां के किसान लोग, मजदूर लोग अब अपने राष्ट्र के बारे में जानने लगे। अब लास्ट में बुद्धिजीवी लोग ये भी बताना चालू कर दिए, बताओ तो देश किसका है, तो शासन किसका होना चाहिए, तो हम राजा काहे को आया है, ठीक है ना। अब बताओ, तुम भी आदमी और राजा का जानवर है, राजा भी आदमी है, कौनो देवी देवता नहीं ना है। तो वो जो सोच लिया वो शासन का नियम होगा, और तुम जो सोचोगे वो। अब फिर से और सारे सवाल करने लगे बुद्धिजीवी लोग। अब बुद्धिजीवी लोग बोलने लगे उन लोगों को, चलो ठीक है वो अभी राजा है, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। अब पूछा गया क्या तुम लोग राजा नहीं बन सकते हो, ठीक है ना। हमको हम तो है ही। अच्छा तुम लोग भी एक दिन बनोगे, टेंशन मत लो, आज वो सरकार नहीं रही, ठीक है ना। सुनो, तो होने क्या लगा, वंशानुगत वो लोग शासन करते थे। योग्य है चाहे ना है, करने का योग्यता है या फिर ना है, शासन करो बस। जैसे लुई 14वां था, एक योग्य शासक था, लेकिन उसके बाद लुई 15वां, लुई 16वां, इस सब के पास योग्यता नहीं थी शासन करने की, फिर भी शासन किए ना। अपने मन में जो आया वो नियम बनाए ना, तो उसका फल भी मिला ना क्रांति के रूप में। 89 की क्रांति हुआ। अब सुनो, तो 1789 की क्रांति के पीछे का कारण क्या क्या था? सबसे पहला, राजा की आदतें। राजा निरंकुश था, उस पर कोई अंकुश नहीं था, जो मन में आए वही शासन करता था। अपने आप को भगवान का क्या मानता था? भेजा गया दूत मानता था, कि हम जो सोच लिए वही भगवान सोचकर भेजे हैं, और तुम लोग सबको उसी को मानना है, ठीक है ना। यानी कि अपने मनमाना शासन करता था। दूसरा कारण, सामंतवादी व्यवस्था, ठीक है ना। वहां पे सामंतवादी व्यवस्था लागू कर दिया था। जमीन के मालिक हम किसान, खेती कर रहे हैं हम किसान, और सामान लेकर जाएगा सामंत, और ऊपर से सामंत हम पर अत्याचार भी करेगा। हम अनाज, मान लो कि हमारा खेती अच्छा नहीं हो पाया, हम उसको वसूली नहीं भर पाए, हमको मारे पीटेगा। ये कैसा नियम हुआ? हम नहीं उगाए, हमारा मतलब उस सामंतों का फर्क पड़ता है। तो यानी कि समाज में विषमता की स्थिति पैदा कर दिए थे ये राजा। क्या किए थे? समाज में विषमता की स्थिति, और इसी समानता के लिए, समानता के हक के लिए वो लोग क्रांति किए थे। कौन लोग? जो निचले वर्ग के लोग थे, ठीक है ना, साधारण वर्ग के लोग। साधारण वर्ग के लोग 3 वर्ग में था ना, पादरी, कुलीन और साधारण। तो साधारण वर्ग क्रांति किए थे, ठीक है ना। तो फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ग के द्वारा किया गया? तो साधारण वर्ग के द्वारा। तो साधारण वर्ग में पादरी नहीं आते थे, कुलीन नहीं आते थे, तो पादरी और कुलीन अभिजात्य वर्ग थे, ठीक है ना। ये बड़े घराने के थे, और शासन पहले अभिजात्य वर्ग में चलता था। लेकिन फ्रांस की राज्य क्रांति ने क्या किया? शासन को अभिजात्य वर्ग से निकालकर इसको गली मोहल्ले में फैला दिया, यानी कि अखबारों में फैला दिया। पहले शासन उनके मन में चलता था, वो मन में जो सोच लिया वही शासन है। लेकिन जब ये फ्रांस की राज्य क्रांति हुआ, तो अब लोगों के बीच शासन प्रणाली आ गया, ठीक है ना। यानी कि सभी को समानता मिला। तो किस किस चीज के लिए ये लोग आंदोलन किए थे? सबसे पहला तो सामंतवादी जो व्यवस्था है उसको हटाना है, क्या है कि जमीन हमारा है। सामंतवादी व्यवस्था सबसे पहले हटाना, सबको एक बराबर हक मिले, यानी समानता। सामंतवादी व्यवस्था को हटाना, राजा को अंत करना। निरंकुश था बहुत, ठीक है ना, अपने आप को ही शासन बोलता था, उसको सबसे पहले मारना है, ठीक है ना। पहले मारने का प्लानिंग नहीं बनाए थे, बाद में ऐसी स्थिति आ गई कि उसको गिलोटिन पे चढ़ाना पड़ गया, ठीक है ना। तो आगे क्या हुआ सुनो। और क्या चाहते थे? नेशनल असेंबली बनाना चाहते थे। उस टाइम सिर्फ कुलीन लोग को नौकरी मिलता था,
कुलीन लोग को मिलता था ना, लेकिन ये लोग बोले कि सब साधारण वर्ग का नेशनल असेंबली बनेगा। नेशनल असेंबली का मतलब क्या होता है? पूरे राष्ट्र के लोग उसमें रहेंगे, हर एक क्षेत्र के लोग वहां पे रहेंगे और अपनी अपनी जगह का समस्या बताएंगे। ये असेंबली हुआ। नेशनल असेंबली के मांग किए थे, संविधान का मांग किए थे। क्यों मांग किए थे पता है? बोले थे कि आप जो सोच रहे हैं आज से वो शासन नहीं होगा, संविधान के अनुसार शासन होगा। ठीक है ना? एक लिख दिया जाए कि ऐसा ऐसा नियम है और उसी के अनुसार शासन होगा। और क्या मांग किए थे? एक झंडा। ये बुद्धिजीवियों का दिमाग था। किसका दिमाग था? बुद्धिजीवी लोगों का दिमाग। जैसे हम लोग अलग अलग पोशाक पहनकर घूमेंगे तो एकता की बात आएगी? ठीक है ना? मान लो स्कूल में स्कूल ड्रेस की बात बोला जा रहा है। अब मान लो कि हम लोग का अलग अलग झंडा रहेगा, तो जिस दिन झंडा फहराने के दिन आएगा उस दिन क्या हम लोग एक साथ झंडा फहरा सकते हैं? सब लोग अपना अपना अलग अलग झंडा फहराएगा, लेकिन सबका झंडा एक जैसा कर दिया जाए तो एक ही झंडा के नीचे सभी लोग आ जाएंगे ना। तो यही दिमाग लगाए थे बुद्धिजीवी लोगों ने, एक झंडा की मांग किए थे। ठीक है ना? और बोले थे कि जमीन अपना है, सामंतवादी व्यवस्था को यहाँ से हटाओ, ये हम लोग के पूर्वजों का जमीन है, हम लोगों का राष्ट्र है, शासन हमारा होना चाहिए। ये बुद्धिजीवी लोग सबको समझाए थे। यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र की मांग किए थे। एक समान अधिकार चाहिए हम लोगों को, सामंतवादी व्यवस्था को हटाया जाए, राजा के निरंकुशवादी शासन व्यवस्था को हटाकर संविधान लागू किया जाए, नेशनल असेंबली का गठन किया जाए। अब राजा क्या किया? राजा को बाद में मानना पड़ा। कैसे मानना पड़ा सुनो। 1789 ईस्वी 14 जुलाई 1789 में यहाँ के लोगों ने मिलकर, जो साधारण लोग थे, बास्टिल की किले पे आक्रमण कर दिए। तो बास्टिल क्या था? तो वहां पे फ्रांस के जो राजा थे लुई 16वां अपना अस्त्र शस्त्र जमा करके रखते थे। अस्त्र शस्त्र, जितना भी अस्त्र शस्त्र होता था वो किस किले में था? बास्टिल की किले में। और यहाँ के सर्वसाधारण लोग ने क्या किया? सभी लोग मिलकर 14 जुलाई को बास्टिल के किले पर हमला कर दिए और बास्टिल के किले को एकदम तबाह कर दिए। तो इसीलिए 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 14 जुलाई को। और काहे को लिए? काहे के इसी दिन को लुई 16वां के खिलाफ बास्टिल की किला पे हमला किया गया था। और इस दिन के बाद, ठीक है ना, इस दिन के बाद अब धीरे धीरे, अभी राजा को मारे नहीं थे ये लोग, सिर्फ किला को भंग किए थे, राजा को अभी जिंदा रखे थे। ठीक है ना? राजा न थे, अभी अत्याचार सह रहे थे। 1791 में नेशनल असेंबली बना दिए। ठीक है ना? उसके बाद हुआ क्या पता है? ऑस्ट्रिया का नाम सुने हो ना? और ही सारे जो यूरोप के बाकी सब देश थे, तो उस टाइम ऑस्ट्रिया भी शक्तिशाली था ना। अभी फ्रांस की बात पढ़ रहे हैं, तो ऑस्ट्रिया हमला कर दिया, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हो गया। ठीक है ना? ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हो गया। अब लेकिन युद्ध में ऑस्ट्रिया ने पूरी हरा दिया यहाँ की जनता को। तो यहाँ के जनता अब गुस्सा हो गया राजा के प्रति। तुम राजा होके क्या कर रहे हो, जबकि ऑस्ट्रिया के हम लोग को हरा के चली गई, तुम कौन योग्य राजा नहीं हो। गुस्सा हो गए राजा के ऊपर। वो लोग सोचे थे, क्या पता है कि राजा ने दिमाग लगाया है। और क्यों पता है? क्योंकि जब वो लोग हार गए तो अब ऑस्ट्रिया के लोग बोलने लगे, ऑस्ट्रिया जर्मनी के लोग, कि राजा के बात चुपचाप मानो, तुम लोग अपने मनमानी काहे कर रहे हो। तब वहां के जनता, जो सर्वसाधारण जनता थी, वो तो गुस्सा आ गई। जो नेशनल असेंबली के थे वो लोग अब सोच लिए ये मैं राजा का कारनामा है, इतना दिन तक हम लोग जिंदा रखे हैं, ये सब उसी के चलते हो रहा है। अब किया क्या गया? एक जैसे न्यायालय बैठता है ना, न्यायालय बैठाया गया और उसमें राजा को देशद्रोही घोषित किया गया। लुई 16 को क्या घोषित किया गया? देशद्रोही। और बोला क्या कि फांसी, उसका साजा का मिला। और उस टाइम का जो फांसी होता था वो गिलोटिन वाला होता था। अब गिलोटिन कैसा होता था? देखो, एक लकड़ी का तख्ता होता था, लकड़ी का तख्ता, जैसे बलि चढ़ाया जाता है ना, तो इसके निचले वाले हिस्से में सिर झुकाने के लिए एक छेद होता था इसी में। और ऊपर एक ऐसा एक क्या होता था, लोहा का ऐसे रस्सी बना रहता था। ये लोहा का तलवार था, तलवार जैसा धारदार होता था। और ऐसे रस्सी को खींच कर रखते थे। ठीक है ना? ये बहुत भारी होता था। ठीक है ना? छोड़ देंगे ना तो गिर जाएगा। और ये बहुत धारदार होता था।
यहाँ पे उसके सिर को घुसाया जाता था, ठीक है ना। सिर को घुसाकर बोला जाता था कि अब सब लोग अपना आंख बंद कर लो, ठीक है ना। आंख बंद करके इस रस्सी को छोड़ दिया जाता था। क्या होता था पता है? अभी का फांसी में गर्दन अलग नहीं होता है, पता है? अभी के फांसी में गर्दनों अलग नहीं होता है, और ना तो ब्लड निकलता है। लेकिन उस टाइम का फांसी देखो, गर्दनों में अलग कर लेता था, साफ गर्दन। गर्दन साफ अलग हो जाता है। तो अब देखो, फ्रांस की राज्य क्रांति अभी भी चलते रहा। ये नहीं कि राजा मर गया तो फ्रांस की राज्य क्रांति खत्म। अब वहां पे उथल पुथल चलने लगा कि किसका राज चलेगा। कभी लोकतंत्र तो कभी राजतंत्र, ऐसे ही होता रहा। यानी कि लोकतंत्र के लिए कोई कोई राजा बनता था, मतलब राजा नहीं बनता था, सर्वसाधारण से वोटिंग किया गया। जैसे अभी वोट होता है ना, वहां पे वोटिंग किया गया, वोटिंग करके राजा बनाया जाता था। लेकिन अब इसी बीच क्या हुआ पता है? नेपोलियन आ गया। नेपोलियन अब क्या किया पता है? देखा कि यहाँ तो कोई अभी राजाएं नहीं है, जाके आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद बोला कि मैं यहाँ का सम्राट हूँ। अब नेपोलियन युग चालू हो गया। कौन सा युग चालू हुआ? नेपोलियन युग। फ्रांस की राज्य क्रांति खत्म, नेपोलियन युग चालू। अब नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। नेपोलियन कुछ अच्छा खासा काम किया था, ठीक है ना।